हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विक्ट्री बायोलॉजी क्लासेस। तो आइए आज के इस वीडियो में मैं आपको पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का पार्ट 3 बताने वाला हूं। पार्ट 2 में आपने देखा था कि नर युग्मक का निर्माण हुआ था, मेल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ था। अब आगे मेल गैमेट जिसको हम जर्म सेल बोलते हैं, जो परागकण के अंदर था। परागकण हमारा नहीं था मेल गैमेट, है ना। परागकण तो हमारा नर युग्मोद्भिद होता है, मेल गैमेटोफाइट। और मेल गैमेटोफाइट के अंतर्गत जो होता है वो हमारा मेल गैमेट होता है, जिसको हम जर्मिनेट सेल, है ना, बोलते हैं, जननीय कोशिका। वही हमारा जो है वर्तिकाग्र पर गिरते हुए पोलन ट्यूब के नीचे, है ना, होते हुए वो अंडाशय में जाता है। ठीक है, वो आगे देखेंगे। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम परागकण के बारे में कुछ और जानकारी लेंगे कि ये परागकण का आकार क्या होता है, कैसा होता है, इसका व्यास कितना होता है, और ये किससे भरपूर होते हैं, पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। तो कौन कौन सा पोषक तत्व होता है इसमें, और ये इसके बेनिफिट भी है तो कहीं इससे लॉस भी हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे। इसकी जीवन क्षमता के बारे में देखेंगे, और इसको भंडारण कैसे की जाती है, कहाँ की जाती है, कितने टेम्परेचर की जाती है, ये सारी बातें आपको इस वीडियो के बारे में देखने को मिलेगा। तो आइए, एक नोट एनसीईआरटी में भी सब बातें दी हुई है, कुछ चीज़ें नहीं कि लगभग सब दी हुई है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे नोट दे दिया हूँ। आप कहेंगे सर एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो फिर इसमें आप ऐसा क्यों। देखिए, बहुत सारी बातें एनसीईआरटी में दी हुई है, लेकिन आप उसको एक्सप्लेन जब तक नहीं होगा नहीं समझ सकते हो। ठीक है, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने की बात नहीं है, लेकिन आप इसे जैसे यहाँ से यहाँ तक आपका ये एक टॉपिक परागकण का आहार है, इतने सारे 4-5 जो लाइन आपको होंगे, वो 4-5 लाइन को कैसे आप रट लोगे, उसका मैं ये जो स्पेस खाली जगह दिया हुआ है, आज मैं आपको याद करने के तरीके, है ना, छोटे टॉपिक से लेके बड़े बड़े टॉपिक के याद करने के तरीके भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। और यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा, आप जब उसके बाद देखिएगा कि हमें आप ऐसा लिखना चाहिए कि हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा लिखने के बाद ऐसा भी करना चाहिए। ऐसा ही बहुत सारे बच्चे करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करें। सबसे पहला है परागकण आहार जान रहे हो, भोजन के रूप में जो हम लेते हैं कोई चीज़ को, तो वो जो परागकण आहार के रूप में क्या है, तो परागकण क्या होता है, एक पहला सवाल बनता है, परागकण किससे भरपूर होते हैं, तो पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। देखिए, परागकण पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इसी कारण क्या होता है, स्वास्थ्यवर्धक, मैंने हेल्थ के रूप में लोग क्या करते हैं, इसको, है ना, खाने पीने के रूप में परागकणों का व्यवसाय हो रहा है, धंधा करने के लिए, है ना, लोग धंधा कर रहे हैं, इसका टेबलेट के रूप में कर रहा है। देखिए आगे मिलेगा, इसका आहार संपर्क के रूप में, टेबलेट के रूप में, इसका कैप्सूल के रूप में इसका प्रयोग हो रहा है, उत्पादन किया जा रहा है। और साथ में क्यों होगा, तो परागकण में कुछ तो है, जैसे मैंने यहाँ कहा पोषक तत्वों से भरपूर होता है। तो कौन कौन पोषक तत्व है इसमें, प्रोटीन है, विटामिन है, विटामिन में खासकर विटामिन बी जो है इसमें प्रमुख रूप से पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद खनिज लवण भी, है ना, मिनरल्स भी इसमें है। ये सारी चीज़ें आपके परागकण में मिलेगा। ठीक है, इसीलिए क्या हो रहा है, इसका आहार के रूप में इसको प्रयोग करते हैं। और साथ में और क्या करते हैं, इसमें पोषक प्रोटीन सब कुछ है। तो इसमें कहाँ जो खिलाड़ी है, जो एथलेटिक्स खिलाड़ी होती है, उसको ऊर्जा पूर्ति करने के लिए, प्रोटीन की कमी ना हो, है ना, यही टेबलेट या कैप्सूल का प्रयोग करके उसको दी जाती है। घोड़ा, जैसे कि धावक घोड़ा होता है, रेसर घोड़ा होता है, उसको खिलाने पिलाने के लिए इसका इस्तेमाल की जाती है। और जो भी धावक होते हैं एथलेटिक दौड़ने वाले, वह भी इसका इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो ये आपका परागकण का आहार हो गया। ठीक है, आप इसे चाहें तो आप कैसे यहाँ देखिए कैसे इसको शॉर्टकट में कैसे सारी बातों को ले लेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे परागकण है, किससे भरपूर होते हैं ये, पोषणों से। किससे होते हैं, पोषणों से। पोषण में क्या क्या होता है, प्रोटीन है, खनिज है और विटामिन है। देख लीजिए ध्यान से, ये हो गया। हाँ, अब जब पोषण है, इतने सारे चीज़ हैं, तो इसका प्रयोग क्या होगा, तो प्रयोग क्या करेंगे, इसका प्रयोग हम किस रूप में करते हैं, सबसे पहले, है ना,
ये प्रयोग क्या करते हैं इसको व्यवसाय में, तो टेबलेट बनाने में करते हैं, टेबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, है ना, आदि क्या करते हैं, आदि का व्यवसाय कर लेते हैं, है ना, व्यवसाय कर लेते हैं। और इस तरह से क्या होता है, जब व्यवसाय करते हैं तब प्रयोग कौन प्रयोग में लाता है, फायदा किसको मिलता है ना, किसके लिए, तो फायदा आपको मिलता है, किसके लिए फायदा मिलता है, ये धावकों को लिए, धावकों को, है ना, धावक घोड़े, ऐसे करते धावक घोड़े को, खिलाड़ियों को, ये देखिए इतनी सारी बातें यहाँ पे मुख्य रूप से यहाँ पे इतनी सी में आ गई, है ना। उम्मीदें समझ गए होंगे। अब इतना सा बस इस पॉइंट को एक बार पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद माइंड में हटाना है कि हमें मुख्य बातें क्या रखना है, तो मुख्य बातें यहाँ पर आ गई। बस परागकण के बारे में समझ गए, है ना, कि आहार के रूप में किस तरह प्रयोग इसका होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं यहाँ पर दूसरा टॉपिक जो हमारा है परागकण। अब इसके बारे में और कुछ परागकण जनित एलर्जी। अब यहाँ बेनिफिट आपने देख लिया। अब जब बेनिफिट आपने देख लिया, बेनिफिट देखने के बाद हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, है ना, लाभ और हानि होता है, हेड और टेल होता है, हर सिक्के के दो पहलू। उसी प्रकार से यहाँ भी बेनिफिट है तो लॉस भी है। तो चलिए देखते हैं लॉस में क्या है। इसे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत कई बार पूछा जाता है, बड़ा फेमस है, वो चर्चा अभी आएगी आगे। देखिए परागकण जो है जनित एलर्जी, अब इससे क्या क्या होगा, कौन ऐसे किसका परागकण से क्या एलर्जी मिलता है, कोई, है ना, श्वसनीय शोध होता है, मीन्स उसको ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, बीमारियां, दम्मा होता है, वो भी बीमारियां होती है, किससे क्या होती है उसकी चर्चा हमें इस पॉइंट में देखने को मिलेगा। तो देखिए क्या है, तो पौधे की अनेक प्रजातियां के परागकण, मीन्स पौधे की बहुत सारी प्रजातियां हैं, है ना, इतनी सारी प्रजातियां हैं कि बस काउंटिंग नहीं है फिर भी। लेकिन मनुष्य साइंटिस्ट हमारा जो बोटनिस्ट जो भी हैं, जितना जानकारी प्राप्त कर चुके हैं उसमें भी 3.5 से 4 लाख प्राप्त हो चुके हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जिसकी जानकारी नहीं मिली है, तो सर्च जारी है, रात दिन लगे हुए रहते हैं लोग। चलिए, तो यहाँ पे क्या है, तो कुछ ऐसे प्रजाति हैं जो लोगों में क्या करता है, गंभीर बीमारी से जैसे करते हैं, एलर्जी हो गया, दम्मा हो गया, श्वसनीय शोथ को ब्रोंकाइटिस बोलते हैं ना, ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, ये सब उत्पन्न करते हैं। माने सारे परागकण नहीं करते हैं, कुछ परागकण ऐसे होते हैं जो यह सब बीमारी उत्पन्न करता है। वो परागकण का भी नाम आगे भी है, देखिए ध्यान से, उत्पन्न करते हैं। जैसे क्या हो गया, दूब घास, है ना, कभी कभी देखते हैं कोई पौधा को, है ना, आप थोड़ा सा नाक ऐसे कर देंगे, सुरसुरी लग जाएगा, छिकरा आ जाएगा। तो बहुत चीज़ से एलर्जी, क्या एलर्जी को बीमारी नहीं है, नहीं तो एक सब कुछ है ना। तो एलर्जी क्या है, किसी भी इंसान को किसी चीज़ से एलर्जी, मैंने अनफिट नहीं बैठेगा उसको, तो उसे एलर्जी उसको हो गया। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि जैसे दूब घास यहाँ पर हो गई, दूब घास हो गया, देवदार हो गया, यूकेलिप्टिस हो गया, है ना, ये सारे क्या हैं, ये सारे पौधे के परागकण जो होगा, इसमें ये सारी समस्याएं लोगों में पैदा कर सकती हैं। अब देखते हैं इसमें से सबसे फेमस, मैंने कहा था एक क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में और सब्जेक्टिव के रूप में भी, इसमें पार्थेनियम एक है, ये इसको कहते हैं हिंदी में गाजर घास। आप गेहूँ का पौधा जरूर देखे होंगे बहुत सारे बच्चे, तो गेहूं के पौधे के साथ साथ एक कहते हैं गाजर के समान ही रहता है, जो कहते हैं वन गाजर बोल सकते हैं उसको, उसी तरह पौधा उग जाता है गेहूं के साथ अक्सर, तो उसी को बोलते हैं गाजर घास, पार्थेनियम। ये क्या है, खरपतवार है। सुन लीजिए, लिखा हुआ नहीं है डिटेल से, लेकिन सवाल आपको डिटेल्स थोड़ा आता है तो आप मेरी बातों को सुन के उसको नोट कर लें। ठीक है, तो ये क्या गाजर घास क्या है ना, एक खरपतवार है। खरपतवार जो कि मेन पौधा जो रोपते हैं उसके साथ ये उग जाता है, हाँ, जिसका मुझे कोई काम नहीं है। तो ये जो है गाजर घास क्या है, एक खरपतवार है जो विदेश से आया था गेहूं के साथ, है ना, साथ में, है ना, फ्री में, है ना, शहर में नुका चुरा के वो साथ ही साथ आ गया, पता नहीं चला लोगों को। ठीक है, तो ये गाजर घास क्या है, एक खरपतवार है जो विदेशों से गेहूं के साथ आया। और इसमें क्या होता है, ये श्वसनीय शोथ, है ना, एलर्जी, दम्मा होने की संभावना जो है, अगर इसके परागकण अगर इंसानों के टच में आ जाएगा तो इससे ये समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो आपने क्या देखिए, सवाल ना इसमें आता है, अक्सर ये आता है गाजर घास क्या है, तो बोलिएगा गाजर घास एक खरपतवार है जो विदेशों से गेहूं के साथ आया। यह मनुष्यों में श्वसनीय शोथ, दम्मा, एलर्जी को उत्पन्न करता है। बस 2 नंबर आपको मिल गया। ठीक है,
तो ये तो समझाने की आवश्यकता है नहीं है, नहीं तो आपको यहाँ बैठा के इसको भी समझाते, है ना, लेकिन आवश्यकता नहीं। और फिर इसी टेक्निक के साथ इसको भी आप कर सकते हैं। परागकण एलर्जी सबका नाम रखिए, कुछ ऐसा पौधा है, पौधा का नाम लिख लीजिए, ये सब ये करता है, बस ना। इस तरह से आप इसको भी, है ना, शॉर्ट नोट बना सकते हैं अपने आप को, है ना, सेल्फ स्टडी करने के लिए। सेल्फ स्टडी कैसे की जाती है वो मैं थोड़ा सा क्लास में तो ऑफलाइन बताता हूँ, ऑनलाइन क्लास चल रहा है उसमें भी बच्चों को मैं आगाह करता हूँ, है ना, जानकारी देता हूँ कि कैसे पढ़ना चाहिए, है ना। जिस दिन बच्चे सीख लेते हैं, है ना, कि कैसे पढ़े, है ना, हाउ टू टीच एंड हाउ टू रीड, जैसे हाउ टू रीड कैसे पढ़ा जाए, और हाउ टू टीच, और टीचर के लिए है कैसे पढ़ाया जाए। बस टीचर भी खुश, बच्चे भी खुश, है ना, समाज भी खुश। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं आगे। तो ये जो हमारा ये है, ये बात आपने देख लिया कि परागकण खनिज एलर्जी इससे क्या क्या हुआ। अब एक टॉपिक और है ना, जो भी बुक में दिया हुआ है कि ये परागकण की जीवन क्षमता। अब तो यहाँ देख लिए बेनिफिट और लॉस दोनों के बारे में, परागकण के बारे में देखा। अब आपको आता है परागकण की जीवन क्षमता। कोई परागकण कितना देर तक जीवित रह सकता है, ये मिनटों से लेके महीनों तक रख सकता है, यह है बात जानिए। हाँ, मिनटों से लेके महीनों तक ये रह सकता है। ठीक है, उसमें कैपेसिटी होती है। तो सब जाति की, सब पेड़ पौधों की परागकण की जो कैपेसिटी होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, इसका भंडारण भी हम द्रव नाइट्रोजन में करेंगे -106 पे, है ना, ये भी नीचे में लिखा हुआ है। ठीक है, और ये परागकण कैसा होता है, गोलाकार होता है और 25 से 50 माइक्रोमीटर का होता है, ये भी लास्ट में लिखा हुआ है, तो इसकी चर्चा में लास्ट में करेंगे। लेकिन इसमें क्या मिलेगा मैंने आपको बता दिया। तो चलिए यहाँ देख लीजिए फिर से। तो पुंकेसर के फटने के बाद, जैसे पुंकेसर, है ना, स्फुटन होता है, फटता है, उसके बाद क्या होता है, परागकण बाहर आता है। तो जैसे बाहर आता है, बाहर निकल जाएगा, जो बाहर निकलेगा तब उसकी क्षमता होती है कि इस इन्वायरमेंट में जो बाहरी वातावरण है उसमें वो कितना देर तक अपने आप को स्ट्रगल करके जिंदा रह सकता है, ये मायने रखता है। अब उसी के ऊपर डिपेंड करेगा, जिसकी जैसी कैपेसिटी वो उतना स्ट्रगल करेगा, अपने आप को, लाइफ को सर्वाइवल करेगा। तो देखते हैं आगे। जिसकी जीवन क्षमता मिनटों से लेकर महीनों तक बनी रहती है। तो मैंने कहा मिनटों से लेकर महीनों तक जो परागकण की जो कैपेसिटी होती है जिंदा रहने का, वो किसकी कितनी है देखिए आगे। जैसे एग्जांपल में गेहूं, धान, मोथा घास है, ये तीनों जो है, और इसके साथ साथ और भी हो सकते हैं। मैं 3 एग्जांपल दिया मुख्य रूप से। इसकी जीवन क्षमता क्या होती है, 30 मिनट होती है। ठीक है, कितनी होती है, 30 मिनट की होती है। और उसके बाद सूरजमुखी की बात हम करें, सूरजमुखी की जीवन क्षमता होती है 3 घंटे होती है। ठीक है, और आगे जो है एक स्पेशल नोट मैंने इसके पहले, उसके बाद नीचे एक और है, सोलनेसी, रूटेसी और ब्रेसिकेसी। कुल, ये कुल एक फैमिली है। आपने 11 क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। ऐसे एनसीईआरटी में 3 ही कुल की चर्चा है। ठीक है, जैसे आपने एंजियोस्पर्म पढ़ा होगा, फूल वाला पौधा, प्लांट किंगडम के अंतर्गत। तो उसमें जब एंजियोस्पर्म आता है तो उसको 2 भाग होते हैं, मोनोकोटिलेडन्स और डाइकोटिलेडन्स। ठीक है, तो मोनोकोटिलेडन, डाइकोटिलेडन। तो मोनोकोटिलेडन्स, डाइकोटिलेडन्स में ये कुल बटा हुआ है पेड़ पौधों का, उसी में बहुत सारे कुल हैं। तो एनसीईआरटी में 3 कुल का चर्चा है, उसमें से एक कुल मात्र एक ही है, बाकी ये 2 नहीं दी हुई। लेकिन आपको फिर भी थोड़ा थोड़ा अगर पढ़ लेते होंगे या पढ़े होंगे, मैं तो बच्चों को थोड़ा थोड़ा बताता हूँ। बाकी आप लोग जो हमारे यहाँ क्लास नहीं कर रहे हैं, नहीं, है ना, ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी है, तो वो आप कितना एनसीईआरटी के ही सिर्फ 3 का 3 पढ़े हैं, कुछ एक्स्ट्रा पढ़े हैं, ये पता नहीं। अगर आप एक्स्ट्रा नहीं पढ़े हो तो कम से कम नाम जानिए, 1-2 एग्जाम्पल जानना चाहिए। जैसे देखिए नया चीज़ अभी यहाँ आ गया, तो ये क्या है, तो जानकारी होना चाहिए नहीं कि ये भाई फैमिली है, ये कुल का नाम है, कुल फैमिली एक ही हुआ। ठीक है, तो उसी का नाम है। जो भी इस कुल के, जैसे सोलनेसी है, आलू टमाटर बैगन, है ना, लिलिएसी कुल है ना, सोलनेसी का आता है। तो ये जो सोलनेसी, रूटेसी और ब्रेसिकेसी कुल है, ये तीनों कुल के अंतर्गत जितने भी पेड़ पौधे आते होंगे, सब में 1 से 3 महीने तक परागकण उसका जिंदा रह सकता है। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन से, इसके अंदर 11 मैंने एग्जाम्पल में दे दिया हूं, आगे मैं यहाँ पर नहीं बढ़ रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये जो है, ये तीनों कुल जो होगा, इसमें तीनों कुल में क्या होगा, 1 से लेकर 3 महीने तक परागकण जिंदा रह सकता है। तो ये परागकण का क्या हो गया, जीवन क्षमता हो गई। अब परागकण से लास्ट जो पॉइंट है, स्पेशल पॉइंट के रूप में मैं आपको यहाँ पर नोट करवा दिया हूँ। देखिए क्या है, परागकण सामान्यतः गोल,
गोलाकार होते हैं जिसका व्यास होता है 25 से 50 माइक्रोमीटर तक होता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आराम से ये पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी गया है कि परागकण का व्यास कितना होता है, तो आप कह सकते हैं 25 से 50 माइक्रोमीटर तक। तो परागकण किस आकार का होता है, तो ये गोलीय होता है या गोलाकार होता है। उसके बाद आपका आता है, मैंने लास्ट में भंडारण भी था, है ना। तो भंडारण में मैंने कहा था भंडारण कैसे भंडारण, इसको कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, अगर लंबे समय तक रखना हो तो कैसे रखेंगे सुरक्षित। तो परागकणों को द्रव नाइट्रोजन, एक द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है ना। आप मानव जनन पढ़ेंगे तो उसमें भी सीमेन जो वीर्य होता है उसको भी रखा जाता है, ठीक है ना। द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है, भंडारित किया जाता है, मैंने जमा की जाती है, सुरक्षित रखा जाता है। और साथ में क्या है, जिसका तापमान कितना होना चाहिए, उस द्रव नाइट्रोजन में रखा जाएगा तो उसका कितना तापमान होना चाहिए, -196 डिग्री, है ना, सेंटीग्रेड होना चाहिए, तब यह परागकण सुरक्षित रह सकता है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने आज नर युग्मक इसके अंदर जो विराजमान होता है, बहुत सारे गलतफहमी में परागकण को ही नर युग्मक का नाम दे देते हैं। ठीक है, मैंने पिछले भी चर्चा इसका किया। तो ये परागकण जो नर युग्मक इसके अंदर आता है, मीन्स नर युग्मक का ये बॉडी है ना, तो इसके बारे में आप लोगों ने देखा। अब आगे टॉपिक हमारा क्या होगा, मादा युग्मक निर्माण कैसे होगा। तो मादा युग्मक के लिए हम जायांग को चलेंगे लेके, है ना। ये तो पुमंग के बारे में हमने पढ़ते पढ़ते यहाँ तक डिटेल्स मैंने पढ़ा। अब आगे हमको पढ़ना है ना, जैसे पढ़ना आपको जायांग के बारे में। तो ये जायांग क्या है, फूल का मादा जनन अंग है। जायांग में एक से अनेकों क्या पिस्टिल हो सकता है, जिसको हम स्त्री केसर बोलते हैं, है ना। अब स्त्री केसर संख्या का आधार पर वो क्या क्या नाम है उसका अगले टॉपिक में आपको देंगे हम। फिर उसके बाद स्टिग्मा, उसके 3 भाग हो जाते हैं स्त्री केसर के, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अब फिर ओवरी के बारे में हम चर्चा डिटेल से करेंगे, वही हमारा मादा युग्मक निर्माण होगा। ठीक है, ये पुमंग में देखा था कि नर युग्मक एंथर से नर युग्मक निकल गया था। अब यहाँ पे मेन पार्ट इसका मादा का क्या है, अंडाशय है। तो अंडाशय से फीमेल गेमिट निकलेगा, है ना, फीमेल गेमिट अंडा बनेगा। ठीक है, अब अंडा बनेगा तो फिर वो अंडा तैयार है, फिर यहाँ पे, है ना, ये नर युग्मक तैयार, मादा युग्मक तैयार, फिर दोनों को मिलाएंगे, जिसको कहेंगे डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन। ठीक है, इस प्रकार से प्रक्रिया होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने इसके पहले के वीडियो मैंने कहा था कि अगला वीडियो जो है ये इसके साथ साथ मादा युग्मक शुरू करेंगे, लेकिन नहीं, इसके बाद के वीडियो में जल्द ही, बस, है ना, कल 1 से 2 दिन के अंदर जो है दूसरा टॉपिक हो सकता है, कल ही आपको एक नेक्स्ट टॉपिक जो मादा युग्मक का जो निर्माण होगा वह प्रक्रिया के लेके मैं आपको आऊँगा। तब तक आप इसी जो नोट कर लें, उम्मीद है सब कुछ तो समझ ही गए होंगे, फिर भी आप इसे माइंड में रखें, है ना, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आप हमेशा इसको तैयार रखें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके, गुड बाय।